हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लैंगम्यूर का अधिशोषण समतापी थ्योरम। देखिए, यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। फ्रेंडलिच ने भी समीकरण दी थी एक अधिशोषण के लिए। फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी समीकरण है कि जो अधिशोषण की मात्रा है वो इज इक्वल टू के पी 1/p की पावर क्या है 1/n। देखिए, ये जो समीकरण है ये प्रयोग के आधार पर दी गई है और पूर्णतः आनुभाविक प्रारूपिक सूत्र है, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। तो अब हम इसी समीकरण को जो मध्यवर्ती दाब की कंडीशन के लिए हम लैंगम्यूर के द्वारा इसको डिराइव करेंगे और दाब की 3 कंडीशंस हम लेके चलेंगे, निम्न दाब, उच्च दाब और मध्य दाब। तो जो लैंगम्यूर का अधिशोषण समतापी थ्योरम है उसमें क्या है कि स्थिर ताप पर अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा तथा दाब में संबंध हम पता करेंगे। डेरिवेशन को समझने से पहले जो लैंगम्यूर है उसने कुछ अभिग्रहित पोस्टुलेट्स दिए। वो पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? पहला है कि जो ठोस अधिशोषक पर जो अधिशोषित सतह है उसकी जो मोटाई है 1 परतीय है। डेट मीन्स जो गैस ठोस पे आकर अधिशोषित होगी वो एक परतीय यूनिमोलिकुलर लेयर का निर्माण करती है। अधिशोषण किसी एक निश्चित दिशा में होता है तथा सतह पर उपस्थित अधिशोषित अणुओं के मध्य किसी प्रकार की अंतरक्रिया नहीं होती। तो जो अणु अधिशोषित होते हैं सतह पर उनके बीच में कोई भी क्रिया नहीं होती और एक स्थान पर एक ही अणु अधिशोषित होता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूर्ण सतह गैस के अणुओं से एक परत के रूप में नहीं ढक जाती। डेट मीन्स जो अधिशोषण हो रहा है वो कितना लेयर हो रहा है, 1 परतीय अधिशोषण हो रहा है। इसके उपरांत अधिशोषण की प्रक्रिया रुक जाती है और ये जो कंडीशन है यूनिमोलिकुलर लेयर का बनना वो क्या कहलाता है, संतृप्त अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो जो लैंगम्यूर की समीकरण है ये एक यूनिमोलिकुलर लेयर के लिए दी गई है और संतृप्त अवस्था के लिए बताई गई है। मल्टी लेयर के लिए ये समीकरण क्या हो जाता है, थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। इसके लिए फिर नेक्स्ट समीकरण दी गई। तो जो क्या है फ्रेंडली समीकरण तो क्या था, एक प्रायोगिक आधार पर दी गई थी। लैंगम्यूर ने उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाला और दाब की 3 कंडीशन ली है, निम्न दाब, उच्च दाब एंड मध्य दाब। और इन तीनों कंडीशंस में जो है हम देखेंगे कि अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा और दाब के मध्य संबंध। जो अधिशोषण की प्रक्रिया है ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें 2 प्रक्रम होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं। पहला है संघनन एंड सेकंड है वाष्पीकरण प्रक्रम। देखिए, संघनन कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ठोस की सतह पर गैस के अणुओं के संघनन के लिए ये उत्तरदायी है। जो ठोस की सतह पर गैस का अणु आके अधिशोषित हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और वाष्पीकरण का मतलब है कि अधिशोषक की सतह पर से अधिशोष्य अणुओं के वाष्पीकरण का होना। साम्य अवस्था में संघनन की दर और वाष्पीकरण की दर समान हो जाती है। अब देखिए, साम्य अवस्था में संघनन की दर वाष्पीकरण की दर के समान हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इकाई समय में जितने अणुओं का वाष्पीकरण होता है उतने ही अणु पुनः सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो गैस है वो आदर्श व्यवहार दर्शाती है। एंड लास्ट पोस्टुलेट है संपूर्ण सतह पर ऊर्जा की मात्रा समान होती है। अब हम जो है लैंगम्यूर समीकरण को डिराइव करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n गैस के अणुओं की संख्या है जो प्रति सेकंड 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह पर आक्रमण करती है। सतह पर अल्फा यहाँ पर जो है सतह पर उपस्थित अणुओं का अंश है। तो यहाँ पर n अल्फा क्या हो जाएगा, n अल्फा हो जाएगा सतह पर संघनित होने वाले कुल मोल की संख्या। और थीटा क्या है, थीटा है गैस के द्वारा
ढके गए क्षेत्र का अंश, जो गैस पहले अधिशोषित हो चुकी है तो उनके द्वारा ढका गया अंश जो है वो थीटा है। तो अब कौन सा क्षेत्र बाकी रह गया, वो जिस पर अधिशोषण होना है वो है 1 माइनस थीटा। तो इसलिए हम देखेंगे कि अब एन एल्फा 1 माइनस थीटा में संघनन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संघनित होने वाली गैस की जो अणुओं की दर होती है वो क्या होगी, एन एल्फा 1 माइनस थीटा। और वाष्पीकरण की जो दर होती है वो सतह द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, के थीटा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, तो के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा इंटू एन एल्फा। और यहाँ से हम जो है थीटा का मान कैलकुलेट करते हैं। और गैस के अनुगतिक सिद्धांत के अनुसार जो अणुओं की संख्या है वो प्रोपोर्शनल होता है सतह पर आक्रमण करने वाली गैस का दाब। यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें मिलेगा बीटा अनुपातिक गुणांक। और समीकरण, इस वाली समीकरण से जो है हम देखते हैं कि ये जो थीटा इक्वेशन है इसके अंदर n का मान आ रहा है, इस n का मान हम यहाँ से पुट करते हैं और इसको अरेंज करते हैं तो हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है थीटा के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सतह पर गैस के द्वारा एक अणु मोटी परत का निर्माण होता है, तो जो अधिशोषित गैस की मात्रा है वो किसके समानुपाती होगी, थीटा के समानुपाती होगी। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K2 थीटा आएगा और थीटा का मान जो है हम यहाँ से पुट करते हैं और इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है। और ये समीकरण जो है y बराबर mx प्लस c की तरह ही है। और यहाँ पर इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं p अपॉन x बाई m एंड log p के मध्य, तो यहाँ जो ढाल है वो 1 अपॉन K2 है और y एक्स पे जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो है 1 अपॉन K1 इंटू K2। कुछ उदाहरणों में प्रायोगिक अवस्था में सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। यह निम्नलिखित कारणों से होता है कि ऐसी सतह में जो है समानता नहीं है। कुछ अधिशोषण में मल्टीलेयर का निर्माण हो जाता है, कुछ में आंशिक अधिशोषण होता है और अधिशोषीय अधिशोषण से कुछ रासायनिक क्रिया करता हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पर हम दाब की 3 कंडीशन लगाते हैं। एक जब दाब बहुत कम है, एक दाब बहुत ज़्यादा है और एक जो है दाब मध्य कोटि का है। हम यहाँ जो समीकरण लेंगे वो लेंगे ये वाली, ये देखिए ये समीकरण मैंने ली है। अब आपको यहाँ क्या करना है, इस समीकरण के अंदर दाब कम करना है। दाब अगर हम कम लेके चलेंगे तो ये जो K1P का मान है ये क्या हो जाएगा, नगण्य। K1P आपको दिख रहा है तो ये नगण्य हो जाएगा, तो x अपॉन m बराबर P K1 K2 हो जाता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती है, दाब के समानुपाती है। इस प्रकार से निम्न दाब पर अधिशोषक की प्रति इकाई मात्रा के द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। फिर हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे कि दाब का मान अधिक है। जब दाब का मान अधिक हो तो K1P, ये आप देखें इसी से हम इसको डिराइव किया है, तो K1P का मान जो है 1 से बहुत ज़्यादा है, तो 1 प्लस K1P इज इक्वल टू क्या जाएगा, K1P के बराबर होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती और मध्य कोटि के दाब पर जो अधिशोषित गैस की मात्रा है वो P की घात 1 अपॉन n के समानुपाती होती है। और जब हम समानुपाती हटाते हैं तो हमें ये निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है, ये वाली इक्वेशन। और यह है लैंगम्यूर का अधिशोषण समतापी समीकरण है। ठीक है, और जैसे जैसे
दाब बढ़ता है अथवा तापमान घटता है तो अधिशोषित अणुओं की एक अतिरिक्त परत का निर्माण होता है। और लैंगम्यूर की ये जो समीकरण है उसका उपयोग क्या है कि लैंगम्यूर ने अधिशोषण हेतु जो क्रियाविधि प्रस्तावित की वह रासायनिक अधिशोषण को समझाने में सफल रही है। और जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो यूनिमोलिकुलर लेयर का होता है। संतृप्त अवस्था का मतलब है यूनिमोलिकुलर कंडीशन, यूनिमोलिकुलर लेयर कंडीशन। संतृप्त अवस्था में विभिन्न अधिशोषकों पर गैस के भौतिक अधिशोषण को फ्रेंडलिच सिद्धांत की अपेक्षा लैंगम्यूर सिद्धांत अधिक प्रभावी रूप से समझाता है। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लैंगम्यूर के अनुसार अधिशोषण की संतृप्त अवस्था तापक्रम पर निर्भर नहीं करती, परंतु प्रयोगों से ज्ञात होता है कि वास्तव में ताप के बढ़ने पर अधिशोषण घटता है। सेकंड लिमिटेशन है, इसके अनुसार अधिशोषित परतें केवल एक अणुक मोटी होती हैं, परंतु वास्तविकता में बहु अणुक परतें भी पाई जाती हैं। तो मल्टी लेयर कंडीशन जो है वो लैंगम्यूर की क्या है, लिमिटेशन है। यह सिद्धांत सभी 5 प्रकार के समतापी अधिशोषण को समझाने में सफल नहीं रहा। थैंक यू।